सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक सासू माँ और एक बहू रानी रहती थी, शारदा और अनामिका। उनका अब पटाखों का व्यापार था। वो व्यापार बहुत ही जोरदार चल रही थी और उससे वो बहुत पैसे कमाते थे। जब ऐसा चल ही रहा था, एक दिन एक इंसान सासू माँ के पास आकर कहने लगा, बीबी जी, मैं बहुत दूर से आपके बारे में पता करके आया हूँ। मेरे पास बहुत ही अच्छे क्वालिटी के पटाखे हैं। अगर आप जलाएंगे फूलों के पौधे वाला पटाखा, फिर वो आवाज के साथ बहुत जोर से फटेगा। ये कहकर वो पटाखे पर आग लगाता है। उसी के साथ वो पटाखे बहुत जोर से फटता है। शारदा ने ये देखकर फिर कहा, क्या बात है, इसकी क्वालिटी तो बहुत ही उम्दा है। अगर तुम मुझे 2 रुपए कम दर पे दोगे, फिर मैं सारा ले लूंगी। हाँ। उसके बाद पर वो तैयार हो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह एक छोटे ट्रक भर के सारे पटाखे उसकी दुकान पर वो ले जाता है। फिर उसे वो देकर पैसे लेके चला जाता है। थोड़ी देर के बाद बहू रानी वहाँ पर आती है और सासू माँ से कहने लगती है, सासू माँ, ये आदमी यहाँ पर क्यों आया था? हमने उससे पटाखे लिए हैं। बहुत ही कम दर में वो देकर गया है। पटाखे की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। क्या बताऊँ अब तुम्हें मैं। देखो देखो। उसने एक सैंपल के तौर पे आवाजदार पटाखे को छोड़ के आपको दिखा दिया और आप उसकी बातों पर आ गई। मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। ये सुनकर सासू माँ को गुस्सा आ गया। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, बस बोलते ही रहना तुम्हारा काम है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पटाखे बड़े अच्छे से फूट रहे थे। अब तुम अपना मुंह बंद करो और अंदर जाओ। बहू रानी के लाखों बार कहने के बाद भी वो एक ना सुनी। फिर बहू रानी अंदर चली गई। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। दिवाली का त्योहार आ रहा था। सासू माँ, दिवाली का त्योहार है आज। बहुत ज्यादा लोग आएंगे दुकान में। आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। अगर अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए आपने बंद कर ली तो कुछ ना कुछ चोरी करके लोग ले जाएंगे। याद रखिएगा। वो तो पता है मुझे, तुम भी सतर्क रहना। वो भी इस बात के लिए मंजूरी जताई। सासू माँ उस दिन उसी को पटाखे दे रही थी जो आकर पहले पैसे दे रहे थे। और उस दिन सारे पटाखे देखते ही देखते बिक गए। ये देखकर सासू माँ ने कहा, अरे बहू रानी, इस बार तो हमें बहुत फायदे हुए होंगे। जो भी बचे कुचे पटाखे हैं उसके बारे में बाद में देखेंगे। क्या आपने सुना? असल में मैंने जो कहा, देखना है कैसे पटाखे फूट रहे हैं। उसकी बातों पर सासू माँ सोचने लगी। शाम के वक्त सासू माँ पटाखे फोड़ने की तैयारी करने लगी। वो एक बड़ी सी मोमबत्ती ले आई पटाखों को फोड़ने के लिए, पर वो जल ही नहीं रहे थे। अरे बहू रानी, तुमने ये पटाखे कहाँ से लाए हैं? ये बिल्कुल नहीं जल रहे हैं। ये वो पटाखे नहीं है जो मैं लाई हूँ। ये वो है जो आपने खरीदा था, जो कम पैसे में मिले थे। अब इतने पैसे में यही मिलेगा। मुझे झूठा साबित करने के लिए तुमने ये सब किया है। तुमने लाया है, कहीं से लाई होगी तुम खरीद के, और मेरे नाम पे इल्जाम लगा रही हो। मैं आपको सच कह रही हूँ सासू माँ, पर आप सुन ही नहीं रही है। ये कहकर वो घर के अंदर चली गई। फिर सासू माँ कहने लगी, ये क्या, मेरी बात सुन ही नहीं रही है और मेरे पे ही इल्जाम लगा रही है। ये कहकर वो पटाखों पर फिर से आग लगाने की कोशिश करने लगी। इस बीच बहू रानी सारे पटाखों को एक साथ लाके एक जगह इकट्ठा कर दिया और उन सभी को लेकर बाहर आ गई, उसके पीछे रख दी। ये देखकर सासू माँ ने कहा, अरे अरे, ये क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? तुम पागलों की तरह मेरे पीछे लाकर पटाखों को क्यों जला रही हो? आपके पीछे नहीं रखा। अगर आप इस पर बैठ भी गई तो आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने जो खरीदा है ये बिल्कुल बकवास है। जिंदगी भर इन्हें आप धूप में सुखा भी लेंगे तो नहीं फूटने वाले, क्योंकि इसके अंदर गन पाउडर ही नहीं है। मेरे कहने के बाद भी आपने मेरे बातों पे भरोसा नहीं किया था ना। अब देखिए। उसने फिर आग लगाया और दिखाया, एक भी पटाखे जले नहीं। ये देखकर सासू माँ बहुत हैरान हो गई। अरे क्या उसने मुझे बेवकूफ बनाया? अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? वो जरूर हमारे घर पे आएंगे और हमें गालियाँ देंगे। जब तक ये बात खत्म हुई नहीं, तब तक कुछ लोग उनके पटाखे लेकर वहाँ पे पहुँच ही गए। आपने ये कहकर पैसे लिए थे कि ये पटाखे बहुत अच्छे हैं, इसके अंदर तो गन पाउडर ही नहीं है। फिर बताइए क्या फूटेंगे? ये सारे ले लीजिए और हमें पैसे वापस दीजिए, अभी के अभी। इस तरह से उनके ग्राहकों ने गुस्से से उसे कहा, मैंने भी आप ही के तरह एक इंसान से लिया और उसने धोखा दे दिया।
ये कहकर वो रोने लगी। ये सब हमें कुछ नहीं पता, पर आपको सारे पैसे लौटाने होंगे। वो फिर उनसे पैसे मांगने लगे। जितना उसने लिया था सब वापस कर दिया। एक के बाद एक लोग आकर उसे कोसने लगे और अपने पैसे वापस ले जाने लगे। ये सब कुछ हुआ, फिर शारदा कहने लगी, हे भगवान, हम तो बर्बाद हो गए। मेरी बहू रानी ने मुझे कितनी बार कहा था वो इंसान बेवकूफ बना रहा है, पर मैंने उसकी एक बात ना सुनी। अब मुझे सबक मिल गया। ये कहकर वो रोने लगी। फिर जब उसकी बहू रानी ने देखा, अरे सासू माँ मत रोइए, पहले उसे बुलाइए, चलिए फोन कीजिए अभी के अभी। जैसा उसने कहा, सासू माँ ने उस इंसान को बुलाने के लिए फोन किया। जिस नंबर को आप फोन कर रहे हैं वो अभी नेटवर्क एरिया से बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। The number you are trying to reach is out of coverage area. सासू माँ ये सुनने के बाद अपनी बहू रानी से कहने लगी, बहू रानी, ये तो कह रहा है कि फोन ऑफ है। लगता है ये भाग गया हमारी आंखों में धूल झोंक के। ये कहकर वो चकरा के नीचे धड़ाम से गिर गई। सासू माँ, मैंने कहा था ना, तब आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। आपने अगर सुन लिया होता तो इतना बड़ा गलत फैसला ना लिया होता। फिर उसने अपनी सासू माँ को नीचे से उठाई। चलिए सासू माँ, अंदर चलिए। उस इंसान पे भरोसा करके सासू माँ को बहुत बड़ा धोखा मिला और अपना सारा पैसा भी गवा दी। इसीलिए कहते हैं, सोच समझ के लोगों की बातों पर भरोसा करना चाहिए। एक बार सासू माँ और बहू रानी खेत में काम कर रही थी। क्या हुआ? तुम ठीक से काम क्यों नहीं कर रही हो? मुझे सारा काम करना पड़ता है, बताओ। सासू माँ, मैं क्या जानती हूँ खेत के काम के बारे में, आप मुझे परेशान कर रही हैं। अपना मुंह बंद रखो और काम करो, नहीं तो आज मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। तुमने शादी की है, वो भी प्यार करके, तुम्हें तो ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। उसने अपनी बहू रानी से इस तरह से कहा। बहू रानी रोते रोते कहने लगी, मैंने प्यार करके शादी किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इस तरह से कहेंगी। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो चली जाओ ना। उन्होंने गुस्से से कहा। फिर बहू रानी ने कुछ जवाब नहीं दिया। इस तरह से दिन निकलते गए। एक दिन सासू माँ सोच ही रही थी, मेरी बहू रानी मेरी तरह नहीं है। मुझे एक अच्छी तरकीब सोचना पड़ेगा इसे घर से बाहर निकालने के लिए। ये सोचकर उसने बहू रानी को बुलाया। बहू, ओ बहू। कहिए सासू माँ। तुम्हारे तौर तरीके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर तुम उस तरह से काम करोगी तो घर में रहोगी, नहीं तो नहीं रह सकती। अच्छा होगा तुम्हारे लिए, तुम खुद ही चली जाओ। कैसा काम सासू माँ? हर दिन तो आप मुझे खेत में ले जाती है काम करने के लिए, और क्या चाहिए नया? ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर रहो। तुम्हारी शादी मेरे बेटे से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। मैंने सोचा था अपने बेटे की शादी शानदार तरीके से करूँ, पर उसके बदले वो जाकर तुमसे शादी कर लिया और सीधा तुम्हें घर ले आया। मैंने जो भी कहा वो मेरे दिमाग में है। मेरा बेटा कोई गांव वाला नहीं, और तुम भी एकदम अंधी नहीं हो। जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। अगर तुम चाहती हो यहाँ खुश रहो तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती हो तुम यहाँ पर। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। ये सुनकर सासू माँ मन ही मन खुश हुई और सोचने लगी, अब मैं जो कहने वाली हूँ वो सुनकर उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। वैसे भी वो कर नहीं सकती वो काम, और उसको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, अपनी जान देनी पड़ेगी। फिर सासू माँ बोलने लगी, अब से मैं खेत में काम नहीं करूँगी। मैं बैठ कर देखूंगी तुम कैसे काम कर रही हो खेत में, और खेत के काम के साथ साथ बाकियों के तरह तुम्हें मुर्गी उगाने होंगे खेत में, और उन्हें बड़े भी करने होंगे, समझी? सासू माँ, आप क्या बातें कर रही है? क्या मुमकिन है खेत में मुर्गियों को उगाना? अगर संभव नहीं है तो घर छोड़ के चले जाओ, या फिर कुछ और सोच लो। ठीक है सासू माँ, मैं खेत का काम करूंगी और मुर्गियों को भी उगाऊंगी, पर मुझे बीज की जरूरत होगी फसल उगाने के लिए, तो फिर मुझे बीज लाके दीजिए अभी। कितनी चालाकी से अब बातें कर रही है बहू रानी। मुझे अब बीज लागे इसे देना ही होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। क्या हो गया सासू माँ, मुझे बीज दीजिए, चुप क्यों है? ठीक है, कल लाके तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें फसल उगा के दिखाना होगा। याद रहे, मुर्गियों की फसल चाहिए इस बार।
ये कहकर वहां से चली गई। सासू माँ गंभीरता से फिर सोचने लगी। वो दिन खत्म हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह सासू माँ मुर्गियों के हड्डियों को लपेट के उसके सामने लेकर आई। बहू रानी ने ये देखकर कहा, सासू माँ क्या है उस पोटली में? क्या पूछ रही हो? मैं तुम्हारे लिए पौधे के बीज लाई हूँ। तुम्हें मुर्गियाँ उगाने हैं ना? बहू रानी वो पोटली अपने हाथ में ले ली और फिर दोनों चले गए खेत एक साथ। बहू रानी जाकर ढक्कन खोली। उसके अंदर हड्डियां थे। उन हड्डियों को देखकर बहू रानी कहने लगी, आपने तो बीज कहा था, पर आप तो मुर्गियों की हड्डियां लेकर आई हैं। चुप रहो और जाके चुपचाप मुर्गियों की खेती करो। बहू रानी उनकी बातों पर हाँ कह दिया और जाकर सारी हड्डियां खेत पर छिड़क दिए। सासू माँ मनी मन सोचने लगी, पागल कहीं की, अब तैयार हो जाओ बाहर निकलने के लिए। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ, तुम अपना काम खत्म करके घर आ जाना। बहू रानी ने हाँ कह दिया। फिर बहू रानी सारी चीजों को जमीन पर छिड़क के बहुत दुखी होकर चलते चलते घर आई। आने के दौरान उसने एक स्वामी जी को देखा जो कि बहुत ही प्यासे थे। उन्हें देखकर बहू रानी ने कहा, अरे स्वामी जी प्यासे हैं क्या आप? ये कहकर उसने आसपास अपनी नजर घुमाई। उसे एक मिट्टी के बर्तन थोड़ी दूर में दिखा। वो ले जाकर उसमें पानी भर के ले आई। स्वामी जी ने अपना प्यास मिटाया उस पानी से और फिर बहुत खुश हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मेरी प्यास बुझाने के लिए। सदा सुखी रहो। ये सुनकर वो रोने लगी। सुख कहाँ है मेरी जिंदगी में? जब से मेरी शादी हुई है, मेरी सासू माँ ने मेरी जिंदगी को नरक बनाकर रखा है स्वामी जी। ये कहकर उसने स्वामी जी को सारी बातें खुलकर बताई। कोई बात नहीं, तुम्हारी सासू माँ चाहती है मुर्गियाँ उसके जमीन पर उगे, तो जैसा कहूँगा वैसा करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्होंने उसके कान में एक बात कही। उस बात पर उसने हाँ कहा और वहाँ से वो चली गई। जैसे ही दिन निकलते गए, अजीब और गरीब पेड़ खेत में उगना शुरू हो गए। सासू माँ और बहू रानी एक दिन खेत में गई। अरे बहू रानी, मैंने तुम्हें कहा था मुर्गियों के पेड़ लगाने के लिए, अब तुम अफंग के पेड़ लगाई हो। ये क्या? ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है। ये पेड़ उन बीजों से आए हैं जो आपने दिए थे। कुछ दिन और इंतजार कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। तुम क्या बातें कर रही हो? कुछ दिन, कितने कुछ दिन? मैं समझ गई हूँ, ये कुछ दिन। तुम यही चाहती हो ताकि मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी ना निकाल पाऊँ। अरे सासू माँ, और बस 2 दिन इंतजार कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्यों कुछ दिन कह रही हूँ मैं? ठीक है, मैं भी देखती हूँ। ये कहकर वहाँ से वो चली गई। स्वामी जी के कहने के मुताबिक वो जाकर सारे अफीम के पेड़ को टोकरियों से ढक दी। 2 दिन निकल गए। सासू माँ बहू रानी के पास आकर कहने लगी, बहू रानी 2 दिन निकल गए हैं, चलो अब खेत में चलते हैं, देखते हैं। आप तो देर हो गई सासू माँ, चलिए चलिए जल्दी। इसकी बातों को सुनकर तो लग रहा है कि सच में इसने मुर्गियाँ खेती की है। सासू माँ पहुंची खेत में। फिर कहने लगी, अरे पूरे खेत टोकरियों से क्यों ढके हुए हैं? मैंने टोकरियां डाल रखा है ताकि मुर्गियां भाग न जाए यहाँ से। ठीक है, जाके टोकरियां हटाओ और दिखाओ नीचे क्या है। बहू रानी ने हाँ कहा और जाकर एक एक टोकरियां हटाने लगी। उन टोकरियों के नीचे मुर्गियां देखकर वो चौंक गई। मैं तो आश्चर्य हूँ बहू रानी, ये देखकर कि सच में मुर्गियां पके हैं। अरे बाप रे! अगर आप सच में जानना चाहती है सासू माँ, तो जाकर देखिए, मुर्गियों के पैर जमीन पे गड़े हैं। सासू माँ जाकर एक मुर्गी को पकड़ ली। सही में मुर्गियों के पैर जमीन के नीचे थे। सासू माँ ने उसे खींच कर निकाला। जैसी मुर्गी को उसने जमीन से निकाला, वो उसे चोंच मारने लगी। अरे मुर्गी मुझे काट रही है, क्यों? अरे ओह! ये सुनकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसमें मेरा हाथ नहीं है। आपने जो मुर्गियों के बीज दिए थे मुझे, उसी से है। फिर तो आपकी बात सुनना चाहिए। देखो बहू रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे सच सच बताओ, वो बीज नहीं थे। तुमने कुछ कला किया है जिससे मेरी मौत मेरे पीछे खड़ी है शायद। सासू माँ ने माफी मांगा।
वहाँ पर जितनी मुर्गियाँ थे वो सारे अचानक से अदृश्य हो गए। सासू माँ, अब आपको अकल आई है। स्वामी जी ने मुझे एक आशीर्वाद दिया था। उन्होंने ये सारी चीजें की थी ताकि आपको अकल आए। अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो मुझे नहीं पता, सब आपकी किस्मत है, फिर आप समझ लीजिए। मैं आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। जैसा तुम्हें चाहिए वैसा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सासू माँ पूरी तरह से बदल गई और अपनी बहू रानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। बहू रानी भी बहुत खुश खुश रहने लगी और स्वामी जी को दिल से धन्यवाद कही।